ये ये शुरू हो हाँ गई हो थी। गए इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि वो प्रीवियस लेक्चर उसका मिस हो गया था और उसने कहा कि थोड़ा सा रिपीट कर दें। तो बच्चे ये जो कोर्स है ना आपका, ये है दो एक तरह से सब्जेक्ट पे है। ये कंसिस्ट करता है बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एक अलग से ब्रांच है और माइक्रोबायोलॉजी के अलग से ब्रांच है। बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते हो जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं ना, उनकी डिटेल पढ़ना, हर एक सेल में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, हर एक सेल का मेटाबॉलिक पाथवे से मुराद ये कि जो हमारी बॉडी में बड़े मॉलिक्यूल्स बनने का प्रोसेस है और बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे में जब टूटते हैं उसका बनने का प्रोसेस, ये सब जो है ये बायोकेमिस्ट्री में आता है। फिर उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 21st सेंचुरी के मिड में जो है ना इस सब्जेक्ट को एक अलग से पहचान मिली है, जिसमें जो है वो इस सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन की गई है कि ये एक अलग से डोमेन है, जिससे उन्होंने क्या किया, इसका एक अलग से कोर्स बनाया। और अब जो है इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो आप लोगों को आइडिया है कि बैचलर्स भी कर रहे हैं, एमफिल भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। और इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि हमारी बॉडी में अगर हर चीज जो है वो नॉर्मल वे में, या आप ये कह लो कि हर चीज जो है अगर वो जितनी उसकी ऑप्टिमम क्वांटिटी है, ऑप्टिमम मीन्स कि जितनी उसकी बैलेंस क्वांटिटी है, अगर उसमें मिलती रहेगी तो हमारी बॉडी में कभी भी कोई डिजीज कंडीशन या कभी भी कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। बट अगर हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की चीज़ों या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, जिसकी वजह से हमारा कोई मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो ब्लॉक हो जाए, तो उससे जो है वो बॉडी में डिफरेंट तरह की डिजीजेस हो सकती हैं। इसके अलावा जो है इसमें हमने पढ़ा था कि जो आपकी बॉडी में जितनी भी अभी तक मतलब बीमारियां हैं, इंसानी बीमारियां जितनी भी अभी तक डिस्कवर हुई हैं और जिनकी भी वैक्सीनेशन बन चुकी है, वो एक बायोकेमिस्ट्री की हेल्प के बगैर वैक्सीनेशन नहीं बन सकती, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री होता है जो उस पाथवे को स्टडी करता है और फिर ये बताता है कि किस स्टेप पे एक्चुअली जो है वो ब्लॉकेज हो रही है, या वो किस स्टेप पे जो है डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से वो डिजीज क्रिएट हो रही है। और उसके लिए भी वो वैक्सीनेशन बनाते हैं, एंटी टॉक्सिन्स बनाते हैं जो टॉक्सिन्स को किल करते हैं, प्लस सीरम यानी जो इंजेक्शन और एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाती है वो बनाया जाता है। तो इसके अलावा जो है उन्होंने ये बताया कि ये इस तरह की बायोकेमिस्ट्री, इस तरह की अप्रोच है, ये बेसिकली लैब अप्रोच है। यानी ये जो फील्ड है ये अप्लाइड फील्ड है। यानी इसमें आप ये नहीं है कि आपने बस थ्योरी पढ़ी और इस तरह से हो गया। आप ये जो थ्योरी पढ़ी है आप उसको लैब में अप्रोच कर सकते हो और उसको परफॉर्म कर सकते हो। जिस तरह जो सबसे इसकी इम्पोर्टेंट और सबसे इसकी जो मेन फील्ड है बायोकेमिस्ट्री की, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की है। आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, ट्रांसजेनिक फ्रूट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, इस तरह की चीजें बनाई गई हैं। ये बेसिकली ट्रांसजेनिक इनको क्यों कहते हैं कि उसका जो अपना जिनोम है ना, जैसे हमारा एक जिनोम है, हम हमारी बॉडी जो है वो जीन्स से मिलकर बनी हुई है, तो इसी तरह ही प्लांट्स एनिमल की बॉडी भी जीन से मिलकर बनी होती है। तो अगर आप उनकी किसी जीन को नॉक आउट कर दो, यानी उनके किसी जीन को निकाल दो और अपनी मर्जी का कोई जीन उसमें इंसर्ट कर दो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज बायोकेमिकल टेक्निक, तो उस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप उनके जिनोम में रद्दो बदल कर सकते हो। आपने उनके जिनोम को अल्टरनेट कर दिया। जब आपने उसके जिनोम को अल्टरनेट कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी मर्जी का जीन उसमें शामिल हो गया, आपकी अपनी मर्जी का जीन उसमें फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो वो अब नॉर्मल नहीं रहेगा, वो ट्रांसजेनिक बन जाएगा। ठीक हो गया। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देती हूँ कि सपोज कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट का ये जिनोम है, ठीक है, उसके अंदर ये काफी सारे जीन्स हैं। ये वाला जो जीन है ना, ये इस तरह का जीन है कि ये जब भी कोल्ड होती है ना, यानी जब भी ठंड होती है, तो ये प्लांट को किल कर देता है। ठीक है, ये वाला जीन जो है उस प्लांट को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि प्लांट जो है वो विंटर्स में भी सरवाइव करे। तो हम क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की अप्रोच को यूज करेंगे, जीई में लिख रही हूँ, और एक कोल्ड रेजिस्टेंट जीन जो है वो नया क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। इसको हम किसी और कलर से शो कर देते हैं कि ये नया जीन है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो पुराना जीन था जो कोल्ड होने की वजह से मार देता था प्लांट को, हमने उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंट जीन बना लिया जो कि कोल्ड को रेजिस्ट करेगा, यानी कोल्ड के अगेंस्ट फाइट करेगा, प्लांट को जिंदा रखेगा। तो हमने क्या करना है, उसको इसकी प्लेस पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस जीन को कट आउट करेंगे, नॉकआउट कर दिया, उसको निकाल दिया।
और इस जीन को, जो हमारा नया जीन है, जो कि कोल्ड रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, यानी वो ठंड बर्दाश्त कर सकता है, वो प्लांट को किल नहीं करेगा, ठीक है, किल नहीं करेगा, तो उसको हम इसकी जगह पे इंसर्ट करेंगे, क्लोन कर देंगे, क्लोन मतलब लाइगेट कर देंगे, जोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, फिर जब वो मतलब प्लांट को ग्रो करेंगे, उसको उगाएंगे, पहले उसको मीडिया पे उगाएंगे, जो जिसके अंदर सारे आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो उसको सरवाइव करने में हेल्प करेंगे। फिर आहिस्ता से जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा, हम उसको एक जगह पे शिफ्ट कर देंगे, जो कि हमें पता है सॉइल है, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, उसकी सॉइल में कुदरती तौर पर जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। तो जैसे ही वो प्लांट जो है वो बड़ा होगा, तो वो अब जब भी कोल्ड आएगा ना, तो वो प्लांट मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर रेजिस्टेंट जीन एंटर कर दिया हुआ है, यानी हमने प्लांट को विंटर से बचाने के लिए उसके अंदर जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दी है। तो अब ये जो प्लांट है ना, ये अब प्लांट कहलाएगा कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट है, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा प्लांट है जिसके अंदर हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, यानी चेंजिंग की है, उसके जीनोम के अंदर चेंजिंग किया और उसको एक नया प्लांट बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसी थ्योरी पे बेस करते हुए अब बहुत सारी प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीजें इस तरह की बन रही हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स बन रही हैं, जो कि सर्दियों में पहले ऐसे होता था कि सर्दियों की सब्जियां और गर्मियों की। हाँ जी, कौन? आवाज बहुत कम आ रही है। जी जी, यस आवाज मैम, बहुत कम आवाज आ रही है धीरे आपकी। है। पता नहीं कम क्यों आ रही है। मैं तो वैसे ठीक बोल रही हूँ और बिल्कुल रूम में है भी खामोशी। एकदम से डाउन हो जाती है, एकदम से हाई हो जाती है। अच्छा, चलो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा ज्यादा ऊंची बोलूँ। अब मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया आप लोगों को? हाँ जी बच्चों। मैम कुछ ऐसे ही समझ लें, क्योंकि आवाज समझ नहीं आ रही सही से, पता नहीं चल रहा क्या बोल रही हैं, क्या नहीं बोल रही आप। मैंने अभी मैंने सारा पुराना ही एक्सप्लेन किया था, नया बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया था। तो नया अभी जी हमें मैम वो पढ़ना है ठीक कि है। अभी एक मुझे तो अपनी आवाज आपके फोन में से आ रही है। पता नहीं, अच्छा चलो खैर। अच्छा, फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, और हमने ये बात बोली थी कि जो बेसिक, जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या जो फूड में सबसे पहले जो जिसका आप इनटेक करते हो, या जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, वो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में सबसे सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का आप इनटेक करते हो, और उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स का मतलब ये है, पॉली मींस मैनी, हाइड्रोक्सी मींस उनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड मतलब उनके पास सीएचओ ग्रुप होता है, और कीटोन का मतलब ये है कि उनके पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है, ठीक हो गया। इसके अलावा हमने इनको दूसरा नाम दिया था कि ये हाइड्रेटेड कार्बन होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वाटर का मॉलिक्यूल भी होता है, और कार्बन इसलिए क्योंकि कार्बन भी होती है। फिर हमने इसका जनरल फॉर्मूला पढ़ा था। अब ठीक आ रही है आवाज सबको? जी कोई एक स्टूडेंट अपना माइक करके बताए कि अब ठीक आवाज आ रही है। जी जी, बेहतर आ रही है पहले से। नहीं मैम, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, बहुत आवाज कट रही है, लेक्चर की समझ नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद हमने इसका जनरल फॉर्मूला पढ़ा था
कि इसके जनरल फॉर्मूला में क्या चीजें होती हैं, इसको हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल फॉर्मूला होता है। अब ठीक आ रही है आवाज? जी अब बेहतरीन आ रही है। यस मैम, परफेक्ट। ठीक है, कोर्स निकाल दिए, मुझे चार्जिंग नहीं है इस वजह से नहीं आपको ठीक। अब ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, तो जनरल फॉर्मूला हमने इसका देखा था। जनरल फॉर्मूला में हमने पढ़ा था कि CN और H2ON जो है इसका जनरल फॉर्मूला है, जिसमें हमने बोला था कि N जो होता है वो होल नंबर है, यानी 1 2 3 से स्टार्ट हो सकता है। और साथ हमने पढ़ा था कि अगर हमें N नंबर मिले यानी N इज इक्वल टू 6 है, तो हम इसको फॉर्मूले में यानी बेसिक जैसे मैथ का फॉर्मूला होता है तो कैसे करते हैं, CN है, H2O और N है। N की जगह हमने लिख दिया 6, तो C की जगह आ जाएगा यहाँ पर 6, H2O ऐसे लिख देंगे अभी फिलहाल, और N आ गया यहाँ पर 6। अब मैथ में क्या होता है, जब ब्रैकेट ओपन होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या किया, C6 हो गया, H 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, जो H के 2 हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 6 यहाँ पर आ गया 12, और O जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 1 जब बाहर वाले 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसके बाद बन गया ये O6। और C6 H12 O6 आप लोगों को आइडिया होगा कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। तो इस तरीके से जो है ना वो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला था, जिसमें हम N वैल्यू पुट करते हैं और हम आंसर निकाल लेते हैं। फिर हमने नेक्स्ट में पढ़ा था कि कुछ जो है वो इस रूल से बाजों का एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं, यानी जरूरी नहीं है कि सारे जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो इस रूल को ओबे करें। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी थी रैमनोज की। रैमनोज उन्होंने बोला था कि ये क्या है, ये उसको ओबे नहीं करती है। रैमनोज जो है वो इस CnH2n को ओबे नहीं करती है। किस तरह नहीं करती है, क्योंकि इसके पास जो है C6H12 और O6 होना चाहिए था, बट इसका O5 है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस फॉर्मूले को बे नहीं करती है। इसके अलावा और उन्होंने कुछ एसिड्स के नाम लिए थे, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। ये भी क्या करते हैं ये। जी जी मैम आवाज बहुत कट रही है, लेक्चर की समझ नहीं आ रही। सबको कट रही है आवाज? जी मैम कट नहीं रही है मैम, अब आवाज। हमें सही आ रही है, मुझे सही आ रही है। रईस बच्चे, आपने सुबह एफ्रो की क्लास में भी आए हो और आप वहां पर भी डिस्कस कर रहे थे। आप अपना माइक म्यूट कर दो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप बाकी किसी स्टूडेंट को इश्यू नहीं हो रहा तो इसका मतलब यही है ना कि मेरा इंटरनेट ठीक आ रहा है। ठीक है, बच्चा कह रहे हैं अगर आपने अब मजीद डिस्टर्ब किया ना तो मैं या तो आपकी कंप्लेन कर दूंगी या मैं आपको मीटिंग से निकाल दूंगी। अगर मैंने आपको मीटिंग से निकाला ना, आप दोबारा आ नहीं सकोगे, तो आपके अपने लेक्चर का हर्ज होगा। इसलिए बाकियों को भी डिस्टर्ब मत करो और आप खुद भी सुनने की कोशिश करो, नहीं तो आप लोग, ये रिकॉर्ड हो रहा है, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड कर रहा है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग तो नेक्स्ट मैम हमने मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आवाज ही क्लियर नहीं आ रही है। वो जिसकी क्लियर आ रही होगी ना उसकी रिकॉर्डिंग से सुन लेना। मैम वाकई में नेक्स्ट आवाज थोड़ा सा मसला कर रही है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सॉलिड्स होते हैं, इसके अलावा सॉलेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होते हैं, और कुछ जो हाई मोलेकुलर वेट के होते हैं वो वाटर में भी सॉलेबल हो जाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था कि सोर्सेज उसके क्या हैं, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये उसके सोर्सेज होते हैं। फिर हमने इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक चेन स्ट्रक्चर होता है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। जो लेफ्ट साइड पे बना हुआ है वो चेन स्ट्रक्चर है और जो राइट साइड पे है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमने देखा, अब ये काफी डिटेल है, मैं पूरे को एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही क्योंकि फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था तो मैं इस वजह से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप बच्चे प्रीवियस रिकॉर्डिंग लोगे ना, आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा क्या है, अक्रेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने देखी थी कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर पाई जाती है। तो जो प्लांट है, प्लांट की सेल वॉल जो है वो बेसिकली सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो तकरीबन 50 to 80% जो सेलुलोज है मतलब वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई है सेलुलोज। तो इसका मतलब यह है कि प्लांट में तकरीबन 80% तक कार्बोहाइड्रेट पाई जाते हैं।
इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट नेचुरली कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस का, जिसमें वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करते हैं और वाटर तो उनको देते ही हैं प्लांट्स को, वाटरिंग तो हम करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक किया तो उससे क्या बन गया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज क्या है, वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ही है। और जब भी आपको एनर्जी चाहिए होती है ना, यानी जब हमें जब एनर्जी चाहिए होती है तो यही क्या होता है, ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है, यानी यही जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो पहले फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बने थे, इसमें क्या करेंगे, वो रिएक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेंगे प्लस एनर्जी रिलीज करेंगे, जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट कामों को कैरी करने के लिए यूज होगी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एटलीस्ट 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। आई गेस अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, स्लाइड नंबर सॉरी ये जो पेज नंबर 7 है, मुझे लगता है यहाँ से स्टार्ट करना है। मुझे अब सही याद नहीं है कि प्रीवियसली हमने इतना कितना पढ़ा था, बट मुझे लगता है कि हमने पेज नंबर 7 से स्टार्ट करना है। तो अब हाँ शायद यहीं से पढ़ना है। अच्छा, अब उन्होंने क्या बताया कि हाउ कार्बोहाइड्रेट सप्लाई एनर्जी, यानी हमने ये तो पढ़ लिया ना कि कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें ये पता है कि शुगर मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्लस आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारा ब्रेन का एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना, यानी ब्रेन के वेसल्स को और ब्रेन की वेन्स को क्रॉस करना, तो ग्लूकोज वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सबसे पहले उस ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब आप फास्टिंग स्टेज पे हो, यानी जब हम रोजा इफ्तार करते हैं, तो हम क्यों पहले खजूर खाते हैं, खजूर इसलिए हम खाते हैं क्योंकि खजूर में कुदरती तौर पे एक मिठास होती है, यानी उसके अंदर कुदरती तौर पे एक ग्लूकोज होता है, तो वो फटाफट हमारे ब्रेन को जाके क्रॉस हमारे ब्रेन के बैरियर को क्रॉस करता है और हमें फौरन उसी वक्त ही हमें एक एनर्जी फील होती है, हमें एनर्जेटिक फील होता है, क्योंकि हम सारा दिन फास्टिंग में होते हैं। तो फास्टिंग के दौरान जो है वो आपकी बॉडी भी एक तरह से थोड़ी सी वो लाइट हुई होती है और आपका जो ब्रेन है वो भी थोड़ा थोड़ा सा टायर्ड हो रहा होता है। तो जैसे ही आप कुछ इस तरह की चीज का इंटेक करते हो, जैसे खजूर हो गई, तो उसमें क्या होती है, वो ग्लूकोज होती है, वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो फौरन आपको जाके एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि द सिंपल शुगर्स आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, जो सिंपल शुगर्स है ना वो आपकी डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर, यानी आपने खाना खाया, माउथ से आपकी गट में गया, गट से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया। तो जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचेगा ना, जिस फूड मींस यहाँ पर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही हूँ क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर एक्चुअली तो यहाँ पर सारा ब्लड ही है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से डायरेक्टली जो है वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल बाहर की तरफ आएंगे और ब्लड में आके ब्लड में शामिल होकर जो वो काम करना चाहते हैं वो करेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि लेकिन जो डाइसेक्राइड्स होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, अभी मैं बताऊंगी आगे कि डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, डू नॉट एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड डायरेक्टली, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मोनोसेक्राइड्स। वो कह रहे हैं कि ये मोनोसेक्राइड सिंपल है, डाइसेक्राइड बड़ा और पॉलीसेक्राइड उससे भी बड़ा, यानी डाई मीन्स 2, पोली मीन्स मैनी। डाई मीन्स 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हुए हैं और पोली मीन्स बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हुए हैं। क्योंकि अब ये बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, तो ये कभी भी डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। पहले क्या होगा कि पहले ये छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे, यानी ये मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे, आपकी जो बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी जब बड़े पॉलीसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, टूट के वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे और इस तरह से मोनोसेक्राइड्स जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे जब वो छोटी फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल बॉडी, कि हमारी बॉडी में फंक्शन क्या करता है। सबसे पहले क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, जो हमारे मेन ऑर्गन्स है उनको बनाने में हेल्प करता है। प्लस असिस्ट इन बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी ये क्या करता है कि असिस्ट यानी हेल्प करता है, जो हमारी कैल्शियम इनटेक करते हैं ना उसकी भी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज कर रहा है। और कैल्शियम हमें पता है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, हमारी बोन्स के लिए, हमारे स्केलेटन के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल यानी जो ट्राइसाइक्लिसाइड जो फैट मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं ना, उनको तोड़ने का भी काम ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स करते हैं, उनके अमाउंट को कम करते हैं।
इसके अलावा क्या करते हैं, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट हेल्प इन डाइजेशन। अच्छा, अब क्या है, जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जब आपका फूड गुजर रहा होता है ना, तो अब कभी भी ऐसे होता है कि पूरा का पूरा फूड आपकी गट में से गुजर जाए, नहीं। पहले क्या होता है, हम उसको स्लाइवा और टीथ के थ्रू उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो गट से गुजरता है, और इस गट के पास हमारे अंदर कुछ फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं। फ्रेंडली बैक्टीरियाज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो फ्रेंड्स का काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स का काम ऐसे कर रहे हैं कि वो आपके इन मॉलिक्यूल्स में से क्या करें, इन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके जो उसमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, एनर्जी वहां पर भेज देते हैं, न्यूट्रिएंट्स वहां पर भेज देते हैं। और जो वेस्टेज होता है ना, यानी जो नहीं चाहिए फूड के अंदर, यूजफुल पार्टिकल्स को इन बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी इनको उनके टारगेट सेल्स के पास भेज दिया, और जो अनयूजफुल मटेरियल है उसको उसने लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ भेज दिया, ताकि वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू जो है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बैलेंस करते हैं वाटर मिनरल को, ठीक है। वाटर और मिनरल का बैलेंस भी बॉडी में मेंटेन रखते हैं। ये बात पता है कि वाटर भी हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है और मिनरल मेटाबॉलिज्म भी हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो भी हमारी बॉडी जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगी। ठीक हो गया, यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? हाँ जी बच्चों, कोई यहाँ तक कोई ऐसी बात जो ना समझ आई हो? नहीं मैम। ठीक है, और आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, किसी को आवाज में इशू तो नहीं है? नहीं, अब बल्कि बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है। अब आवाज ठीक आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखते हैं, हम तब से कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मीठे होते हैं, मीठे होते हैं, शुगर इनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो स्वीट टेस्ट देते हैं, और फिर जैसे जैसे उनका वेट बढ़ता जाएगा तो तब भी वो स्वीट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स हु हैज लोअर मॉलिक्यूलर मास, लोअर मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये है कि जिनका वेट कम है, यानी जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। जब मॉलिक्यूलर मास की बात आए ना, तो मॉलिक्यूलर मास से आपने ये बात समझनी है उनका वेट कितना है, ठीक है। तो जिनका मॉलिक्यूलर वेट छोटा होगा, यानी वो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो स्वीटनर होंगे, ठीक है, यानी वो मीठे होंगे। जैसे ही उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, यानी पहले देखो कि पहले एक शुगर मॉलिक्यूल था, यानी ऊपर ऐसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना हुआ था ना, जब ये सिंपल एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना, तो ये क्या होगा, ये स्वीट होगा। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, ज्यादा मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होना शुरू हो गए, तो ये क्या बन गए, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन गए। फिर मजीद इसमें और मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। इतने बुरे होते नहीं है, ये मेरे फिगर ऐसी बन रही है क्योंकि इस पे थोड़ा सा पढ़ाना टफ है। अच्छा, तो ये जैसे जैसे इनकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी ना, तो इनकी जो स्वीटनेस है वो डिक्रीज करती जाएगी। यानी यहाँ पर वो ज्यादा स्वीट थे, मीठे थे ज्यादा, जैसे जैसे वो बड़े मॉलिक्यूल्स हुए स्वीटनेस कम होगी, इससे बड़ा हुआ उसकी स्वीटनेस और भी कम हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, इन फ्रूट्स द स्वीटनेस वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्वीटनेस इंक्रीजेस एज द फ्रूट राइपन। वो कह रहे हैं कि इसकी एग्जांपल हम यहाँ से ले सकते हैं। हमने कहा ना कि फ्रूट्स जो है वो नेचुरल सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वो कह रहे हैं कि इसका हम इस स्टेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब फ्रूट जब बीज आता है, बीज पे फिर फ्रूट लगता है, तो क्या होता है कि हर स्टेज पे फ्रूट स्वीटनेस नहीं उसमें होती है। यानी जब आप अमरूद है, अगर एक गुआवा है, उसको अगर आप वक्त से पहले उसको उसके दरख्त से काट लोगे या उसको खींच लोगे, उसको राइपनिंग नहीं पूरी होने दोगे, तो वो कभी भी स्वीट नहीं लगता, वो कड़वा लगता है। इसलिए जब तक फ्रूट मुकम्मल राइपन हो नहीं जाता, तब तक वो मीठा नहीं होगा। अगर आप उसको राइपनिंग से पहले वाली स्टेज पे निकालोगे तो वो कभी भी वो मीठा नहीं होगा। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि हर स्टेज पे फ्रूट भी मीठा नहीं रहता है, उसको भी एक जो है वो राइपनिंग की जरूरत होती है, जिसके बाद वो जो है वो मिठास देता है हमें। तो इसमें उन्होंने बनाना की एग्जाम्पल दिया है, एप्पल की मिसाल दी है। हाँ, क्योंकि होता क्या है कि बेसिकली इनके अंदर क्या होती है, स्टार्च होती है, स्टार्च मॉलिक्यूल होता है, जो कि राइपनिंग के बाद
पूरे शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी अगर हम इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि अभी बनाना जो है वो छोटा है, ठीक है, बनाना छोटा है, तो इसमें क्या होता है, स्टार्च का मॉलिक्यूल होता है, या एप्पल की एग्जांपल किसी की भी ले लो। तो जैसे जैसे ये राइपनिंग हो जाती है, यानी कंप्लीट जो है वो बनाना जब आपका पूरा ग्रो कर जाता है, उसका पूरा एक जैसे वो एक पूरा बंच होता है, तो इसके अंदर अब ये जो स्टार्च है ना, ये सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई है। तो अब ये मीठा होगा। इससे पहले आप अगर इसको खाने की कोशिश करोगे तो वो मीठा नहीं होगा। ठीक हो गया, यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वैसे वैसे स्वीटनेस कम हो जाती है। छोटे मॉलिक्यूल जब होते हैं तो उसकी स्वीटनेस ज्यादा होती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ गया है कार्बोहाइड्रेट का, कि इसकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। क्लासिफिकेशन मतलब इसको डिवाइड कैसे किया गया है। तो इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया मोनोसैकेराइड, मोनो मीन्स 1, ठीक है, सैकेराइड मीन्स शुगर, मोनो मीन्स 1, मोनो मीन्स 1, saccharide means sugar, di means 2, saccharide means फिर sugar, oligo means more than 2, मतलब 2 से ज्यादा। ठीक है, 2 और उसके साथ मैंने एरो बना दिया, यानी 2 से बड़ा, यानी 3 से अबव कह लो। और saccharide फिर वही शुगर हो गया। और poly means many, यानी अब बहुत शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं है। अब इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि मोनोसैकेराइड जो है हैविंग 1 शुगर मॉलिक्यूल, यानी इसके पास होता ही एक शुगर का मॉलिक्यूल है, और ये मजीद हाइड्रोलाइज यानी मजीद नहीं टूट सकता टू स्मॉलर यूनिट, क्योंकि उसके पास है ही एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो वो मजीद और टूट ही नहीं सकता, उसके पास सलाहियत ही नहीं है कि वो टूटे। एक मॉलिक्यूल एक ही रहेगा और ये स्वीट होगा। डाइसैकेराइड क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स, डाई मींस 2, इसका मतलब ये है कि 2 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे। कनेक्ट किस तरह से होते हैं वो भी आगे एक आएगा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनके दरमियान में बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड के थ्रू ये आपस में कनेक्ट होते हैं और डाइसैकेराइड्स बनाते हैं, फिर ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं, फिर पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जब डाइसैकेराइड्स टूटेंगे, क्योंकि इसके पास 2 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये टूट सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 हैं, तो ये टूट के एक एक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल। ओलिगो मींस मैंने कहा था अबव 2, तो इसमें कौन से आ जाते हैं, हैविंग 3 to 10 एटलीस्ट शुगर मॉलिक्यूल। अब ये भी जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस का मतलब लाइसिस मतलब टूटना, और हाइड्रो मींस वाटर की प्रेजेंस में, जब ये वाटर की प्रेजेंस में टूटेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये तो टूटने के बाद वही 3 से 10 मोनोसैकेराइड्स बना सकते हैं। ठीक है, यानी 3 से 10 सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। उसके बाद आ गया पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स कौन से होते हैं, पोली मींस मैनी, यानी इनके पास मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे और उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, 100 तक भी जा सकते हैं, 1000 तक भी जा सकते हैं। और जब ये टूटते हैं, यानी जब ये पॉलीसैकेराइड्स टूटते हैं, तो ये टूटने के बाद डाइसैकेराइड्स भी बना सकते हैं। डाइसैकेराइड्स से मुराद है कि वही जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। जैसे जैसे फिर इनकी भी आगे से हाइड्रोलिसिस होगी, ये भी मजीद टूट जाएंगे, और हाइड्रोलिसिस, पूरी हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये भी मोनोसैकेराइड्स बना देंगे। यानी बेसिकली यहाँ से हमें समझ आती है कि पॉलीसैकेराइड्स ने भी मोनोसैकेराइड्स ही बनाने हैं टूटने के बाद, पॉलीसैकेराइड्स भी मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड भी मोनोसैकेराइड ही बनाते हैं, और डाइसैकेराइड भी मोनोसैकेराइड्स ही बनाते हैं। यानी मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर्स हैं, अल्टीमेटली सब ने टूटने के बाद जो है वो कन्वर्ट मोनोसैकेराइड में हो जाना। ठीक हो गया। डिटेल में उन्होंने यही बताया हुआ है कि मोनो मींस 1, सैकेराइड मींस शुगर। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक बताए हुए हैं कि स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मतलब छोटा है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट छोटा है, कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइसिस, जो इनके मजीद नहीं तोड़े जा सकते हैं, वाटर सोलेबल होंगे, और इसके अलावा इसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक कीटो ग्रुप होता है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर अब हम मोनोसैकेराइड जो पहला यानी क्लास है उसको मजीद उन्होंने फंक्शनल ग्रुप्स में कैरेक्टराइज किया है, आगे से उसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक होगी एल्डोज और एक होगी कीटोज। ठीक है, एल्डोज में क्या आ जाता है, एल्डोज में आ जाती है ग्लूकोज, ग्लूकोज का